दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम एक मुलाकात में। और आज की एक मुलाकात हम आपकी करवाने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार और यंग एंटरप्रेन्योर अमेया साठे जी से। जी हाँ, ये हैं वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ यंग एंटरप्रेन्योर। इनके द्वारा चलाए जाने वाले वेब पोर्टल हैं sarkaritel.com और diplomacy.com, जिसका उपयोग आप और हम हमेशा करते हैं, जिसके जरिए वर्ल्ड वाइड पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिफरेंट किस्म के नॉलेज या इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाए जाते हैं। स्टूडियोज में विराजमान है हमारे आज के अतिथि। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। विदुषी जी नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को ओम शांति। ओम शांति। सर, आपके बारे में बहुत ही पढ़ा है और आपकी जो वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, उसका उपयोग तो हमारे तमाम दर्शक और मैं भी करती हूँ। बहुत ही अच्छे और लाजवाब वेब पोर्टल हैं, जिसकी वजह से हम सभी को डिफरेंट किस्म की जानकारियाँ, भिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन और सभी तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके सफ़र के ऊपर आना चाहूँगी कि किस तरह से आपके जीवन का ये जो पत्रकारिता का जो सफ़र रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी विदुषी जी, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा कि जी आपने मुझे आज माउंट आबू के इस स्पिरिचुअल कैपिटल में बुलाया। जी जी आज जो मैंने दृश्य देखा वो अद्भुत था। जी 25,000 दर्शक पूरे डिसिप्लिन के साथ जी उस कार्यक्रम में शरीक थे जी और बिल्कुल वो एक अद्भुत नज़ारा था। जी बिल्कुल। अब रही बात मेरे जर्नी की, हाँ जी, तो ये करीबन 22 साल पहले मेरी जर्नी शुरू हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 साल पहले अगर आप बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी जस्ट आई थी इंडिया में, उतना शुरुआत ही थी, शुरुआत ही थी। इनिशियल और स्टेज। सरकारी टेल शुरू करने से पहले मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी का मीडिया एडवाइज़र भी था पर्सनल कैपेसिटी में। ओके। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से शुरू हुई थी। अच्छा। मैं ओरिजिनली तो मैं एक टेकी हूँ, बट जब मेरी पहली जॉब लगी तो वहाँ मुझे टेक्नोलॉजी के अलावा मुझे कम्युनिकेशन और एक पीआर सीखने का मौका मिला। अच्छा। तो हम उस समय दिल्ली गवर्नमेंट में उनके साथ काम करते थे, हमको हाँ। सर्विसिंग देनी होती थी। हुँ, तो हुँ, हुँ। एक दिन मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, तो हुँ। मैंने उनको बोला कि सर, एक मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हुँ, हुँ। वो जन-जन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं जी, और ये अपने तरीके का एक अनूठा प्रयोग है। जी, जी। तो उन्होंने थोड़ी जिज्ञासा दिखाई कि हुँ, हुँ। भई ये कैसे होता है? अच्छा, क्योंकि वो तो भी उस वक़्त इतना अवेयर नहीं हाँ, कोई होंगे। अवेयर नहीं था, जी, जस्ट आई थी टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल। फिर मैंने उनको एक सरल भाषा में समझाया कि सर, अगर दिल्ली के वासी आप तक पहुँचना चाहते हैं, हुँ, 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 हुँ। तो बिल्कुल, कैसे पहुँचे? बिल्कुल। तो उनको एक बहुत सरल तरीका बताया कि सर, अगर कोई भी आम आदमी को कोई भी अगर समस्या है, हुँ, कोई सुझाव देना चाहता है, जी। तो वो आपको पहुँचा सकता है। हुँ, हुँ। तो उस समय ईमेल की शुरुआत हुई थी। तो अच्छा। मैंने उनको बताया कि सर, आप जो पब्लिक से ओरिएंटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं कि जी, जी। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाना है, हाँ, शिकायत करनी है किसी की, छोटी-छोटी, हाँ, कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल। तो वो आपको सीधा ईमेल लिख सकता है। हुँ, तो तुरंत उन्होंने बोला कि आप ये करिए, हुँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, 6 महीने में वो अपने तरीके की एक अनूठी वेबसाइट थी और वो बहुत पॉपुलर हुई। होनी ही थी सर, उस समय के हिसाब से तो वो बहुत ही ज़रूरी था और शायद पहला प्रयोग मेरे ख़्याल हाँ, से वो रहा मेरा होगा। पहला प्रयोग था। जी। तो हुआ ऐसे कि वो एक दिल्ली में पहला एक अनूठा ऐसा प्रयोग था, जी। जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। हुँ, हुँ। फिर बाद में उसको हैंडओवर किया गया, क्योंकि अच्छा। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। हुँ, हुँ, बट हुँ। मेरे लिए एक वो बहुत बड़ी सीख थी कि अगर मैं एक राज्य के लिए कर सकता हूँ, तो क्या मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? क्या बात! तो बहुत अच्छी बात। फिर करीबन 2 साल सरकारी टेल के कॉन्सेप्ट को बनाने में मेरे को समय लगा। हुँ। तो मैंने सोचा ये कि अगर व्यक्ति हुँ, हुँ। और सरकार जी। के बीच में क्या मैं एक कड़ी बन सकता हूँ, जहाँ पे मैं हुँ। सूचना के माध्यम से जी, दोनों लोगों को जोड़ सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक अपने तरीके का एक अनूठा प्रयोग था, प्रयोग जहाँ था। पे सबसे पहले हुँ, हुँ। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, जी, तो जी। सबसे पहले आपको उसका संपर्क सूत्र लेना बहुत ज़रूरी हाँ, है। हाँ। तो मैंने भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय थे, जी। उनके यहाँ मैं
फिजिकली गया, अच्छा उनके सारे नंबर्स हमने कलेक्ट किए, जी। सारे राज्यों में गया, अच्छा। भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, हम्म। क्योंकि अभी तक तो उस समय का जो ये होता था, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज होती थी, हाँ हाँ ज़्यादातर वो भारत के जितने भी उपक्रम हैं, हाँ हाँ। जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। ज़्यादातर वो उन्हीं के पास थे। बिल्कुल। और फिर हमारे जो देश में जितने भी दूतावास हैं हम्म और हमारे जो दूतावास दुनिया भर में हैं, हम्म। उन सब की जानकारी मैंने इकट्ठा करके उसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अच्छा। डाला। मतलब आप राष्ट्रपति से लेके जी। प्रधानमंत्री के कार्यालय में जो ऑफिसर्स हैं, हाँ जी बिल्कुल। फिर आप मिनिस्ट्रीज में जाइए, जी। फिर आप स्टेट गवर्नमेंट्स में जाइए, हाँ स्टेट गवर्नमेंट्स में गवर्नर से लेके बीडीओ लेवल ऑफिसर हो, हाँ तहसीलदार हो, बिल्कुल। पुलिस के महकमे के लोग हों, जी उन सब की जानकारी मैंने एक जगह पे इकट्ठा करी बहुत और बढ़िया। इसको इकट्ठा करने में ही कम से कम 18 महीने का समय लगा बिल्कुल लगना और ही था। इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ 2001 में। अच्छा, सरकारी टेल के बारे में जी। और इसके अलावा जो डिप्लोमेसी इंडिया .com है जो, उसका क्या जर्नी डिप्लोमेसी रही? एक्चुअली सरकारी टेल का ही एक सिस्टर वेबसाइट है। कितना भिन्न है उससे थोड़ा? भिन्न ऐसा था कि जब सरकारी टेल में ये जानकारी जो नंबर्स की जानकारी इकट्ठा की, उसके बाद सरकार की तरफ से बहुत प्रोत्साहन मिला अच्छा और जितने भी गवर्नमेंट में अधिकारी थे उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। जी। तो एक स्टेप फर्दर जाने के लिए उन्होंने बोला कि आप कुछ और भी कीजिए। अच्छा तो मेरे पिताजी तब मीडिया में ही थे, तो अच्छा वो मेरे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, आइडल होंगे आपके आइडल लिए, थे। बिल्कुल उनसे मैंने जो बेशक जो भी उनके पेशे में हो या जो हम फैमिली वैल्यूज कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल मैंने उन्हीं से सीखी। जी। तो उनसे जब मैंने विचार विमर्श किया तो अच्छा उन्होंने एक बहुत अनूठा तरीका बताया कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, नीतियां होती हैं, जी वो जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। बिल्कुल। तो कोई आप ऐसा अनूठा प्रयोग करें, हम्म उसको ऐसी सरल भाषा में लिखें जिससे आप देश, हम्म सरकार हाँ की बातें जो हैं वो आम आदमी तक आप पहुंचा सकें। पहुंचा सके। तो मैंने एक अनूठा प्रयोग किया। मैंने जितनी भी खबरें होती थी सरकार की, हाँ जो आए दिन निकलती थी, हम्म। मैं उसको लेमैन्स लैंग्वेज में लिख के अच्छा जन जन तक पहुंचाने का उस समय मैंने काम किया, वाह जो कि एक बहुत ही प्रशंसनीय बिल्कुल बिल्कुल था और वो बिल्कुल लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। बिल्कुल और वो जर्नी वहां से जो शुरू हुई शुरू वो हुई। आज तक चलती आ रही है। तो उसमें कुछ ऐसे भी विषय होते थे जो अंतर्राष्ट्रीय विषय होते थे। जी तो कहीं ना कहीं सरकार में हम मुझे बताया गया कि भाई ये एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। अगर भारत की कूटनीति हो या राजनीतिक जितनी भी ये जो खबरें होती हैं, जी क्यों ना आप इसको एक अलग तरीके से प्रस्तुत करें। तो 2015 में डिप्लोमेसी इंडिया .com का अच्छा शुरुआत हुई शुरुआत की गई। और इस वेबसाइट में बेसिकली होता यह है कि इंडिया का जो वर्ल्ड एंगेजमेंट है, हाँ हम उस वेबसाइट के माध्यम से हम्म। चाहे वो कॉन्टिनेंट हो, जी यूरोप, अफ्रीका हो, जी 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 चाहे आप कंट्री की बात करें, जी चाहे नेदरलैंड्स की बात करें, जापान की बात करें, ऑल साउथ ओवर वर्ल्ड। अफ्रीका की बात करें, हम्म। उज़्बेकिस्तान की बात करें, तो जी भारत के उनके साथ किस तरीके के रिश्ते रहे हैं, अच्छा चाहे हम राजनीतिक रिश्ते कहें, जी कूटनीतिक रिश्ते कहें, बिजनेस, टूरिज्म, एजुकेशन, कल्चर, जी तो इन विषयों को लेके हमने एक स्पेशलाइज्ड पोर्टल खोला जो कि एक प्योरली जर्नलिस्टिक वेबसाइट है। जी जी और जी आज की डेट में भारत में जितने भी दूतावास हैं उनके साथ हम सहयोग करते हैं और वो भारत में जो विभिन्न विषयों पे जो काम कर रहे हैं, जी उनके डेलीगेशंस आते हैं अच्छा या वो कोई टूरिज्म का प्रमोशन कर रहे जी जी हों या एजुकेशन, कल्चर, हमारा जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं कई हाँ काफी कुछ एजुकेशन होता लेवल है। पे या कल्चरल लेवल पे, हम्म। तो हम उनके विषयों को या उनके कामों को हम अपने वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित करते हैं। प्रसारित फिर करें। कई एम्बेसडर्स के हम इंटरव्यूज लेते हैं जिसमें जी फोकस ये होता है कि भारत के उस देश के साथ कैसे रिश्ते हैं, अच्छा आगे हम उसको कैसे लेके जा सकते हैं। एक रिव्यू हो जाता है सर भारत के लिए, वो बहुत ही अच्छा है सर, बहुत जी। बढ़िया एक आपने इनिशिएटिव निकाला। सर एक जैसे कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ 22 वर्ष भी हो चुके हैं, इतना अच्छा अनुभव रहा है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे जो हमारे यंग जो दर्शक हैं या जो पत्रकारिता की या जर्नलिज्म की फील्ड में जाना चाहेंगे,
तो जैसे कि आपने अपने पिताजी से भी सीखा, आपका भी अपना अनुभव रहा, तो आप वो दोनों अनुभव, आपके पिताजी का और आपका खुद का या अनुभव, अगर हमारे युवा दर्शक जो कि इस वक्त पत्रकारिता की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हों, उनको अगर कुछ छोटा सा संदेश देना चाहें कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, जर्नलिज्म कैसे करना चाहिए? पत्रकारिता एक इवॉल्विंग प्रोफेशन रहा है शुरुआत से। इसके कई आयाम रहे कि पहले न्यूज़पेपर्स होते थे, जी। फिर रेडियो आया, बिल्कुल। फिर उसके बाद अभी टेलीविज़न आया, अभी पोर्टल्स भी आए हैं। पोर्टल्स आ जी, गए। आप भी लाए हैं। बिल्कुल लाए। तो जी। होता ये है कि पत्रकारिता के आयाम हुँ, बदल गए हैं। बट जो मेरे यंग पत्रकार आ रहे हैं, उनसे हम एक ही बात कहेंगे कि जो चीज़ जिस परिप्रेक्ष्य में रखनी चाहिए, उसी हाँ, तरीके से रखें। जी। सेंसेशनलिज़्म से बचें और आपकी बात सामान्य आदमी तक पहुँचाने की कोशिश करें, जी। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा ये है हुँ, हुँ। कि इस प्रोफ़ेशन में हुँ, नेगेटिविटी या येलो जर्नलिज़्म जी, का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा है, जी, जी, जिससे मैं हमेशा बचा रहा हूँ। बिल्कुल। बताना चाहूँगा कि जब मैंने शुरुआत करी, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हुँ, हुँ। मुझे नेट प्रॉफ़िट करना है, हुँ, मुझे हुँ। टर्नओवर्स करना है। जी, मेरा एक ही उद्देश्य रहा शुरू से जी। कि मैं एक ब्रिज बन सकूँ सामान्य आदमी और सरकार के बीच की सरकार एक के कड़ी बन बीच, सकूँ। बिल्कुल। तो यंग जर्नलिस्ट में यही बोलूँगा हुँ, कि हुँ। आप जो भी प्रोफ़ेशन में जाएँ, एक तो ऑनेस्टी रखें, जी, सिंप्लिसिटी रखिए और अपनी बात सटीकता से रखने का भी कोशिश करें। बहुत बढ़िया सर। ये एक बहुत अच्छा गुरु मंत्रा हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए, युवा दर्शकों के लिए ख़ास तौर पे। जैसा कि आप इस वक़्त ब्रह्मा कुमारीज़, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हुए हैं। ग्लोबल समिट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये जानना चाहूँगी। साथ ही साथ एक और सवाल ये रहेगा कि हमारे यहाँ सिखाया जाता है नैतिक मूल्यों की शिक्षा, ईश्वर से कैसे ध्यान योग किया जाए, या आध्यात्म का जो एक तरीका यहाँ पर बतलाया जाता है। आध्यात्म आपके जीवन में कितना मायने रखता है? मैं आपको एक जीता-जागता उदाहरण दूँगा। मैं एक बार नोएडा गया था, तो एक ब्रह्म कुमारीज़ का एक ट्रेनिंग शिविर था, हुँ, हुँ। मीडिया के कर्मियों के लिए। जी, जी। तो मेरी वाइफ़ भी ब्रह्म कुमारीज़ की एक बहुत बड़ी फ़ॉलोअर हैं अरे वाह! और बहुत बढ़िया। उनसे भी काफ़ी मुझे सीखने को मिलता है, तो मेरी मुलाकात सिस्टर शिवानी जी से हुई। जी, जी। तो मैंने दीदी को आफ्टर द इवेंट मैंने दीदी से बात करी। मैंने जी, बोला, दीदी, मैंने जो अपने पिताजी से या माताजी से या जो एक मॉरल वैल्यूज़ सीखे हैं। सीखे हैं, हुँ, हुँ। दीदी मैं वो रोज़ ही फ़ॉलो करता हूँ। लोगों की मदद करना, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल। और सिंपल रहना। तो दीदी, आप भी तो यही बताते हैं, जी, जी। तो अब मेरे लिए क्या संदेश है? हुँ, हुँ। तो दीदी ने एक ही वाक्य में मुझे बोला, हुँ, हुँ। करते रहिए, करते रहिए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए। करते रहिए। यही एक आध्यात्म का सीधा रहस्य। बहुत ही अच्छी बात कही दीदी ने भी, और आपने जो समझा वो बिल्कुल आध्यात्मिकता का ही एक परिचय है। साथ ही साथ एक और सवाल यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूँगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब बात आती है, तो आपने इतना कुछ शुरू किया, कितनी सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको। एकदम से कोई चीज़ नहीं मिल जाती ना, हासिल नहीं होती, और इतना आपने तो बताया कि 18 महीने तो आपने सिर्फ स्टडी और रिसर्च में ही निकाला। लेकिन साथ ही साथ चुनौतियाँ, विरोधाभास, इंटरनल पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उससे स्ट्रेस मैनेजमेंट से कैसे आपने डील किया? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ आके जो अनुभव हुआ, जी, बिल्कुल बताएँ हमारे वो दर्शकों को। अद्वितीय है और क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बिल्कुल, जी, इन 5। चीज़ों पे कैसे बचा जाए जी, और हाउ टू स्प्रेड मैसेज ऑफ लव, बिल्कुल। पीस, कोऑपरेशन, हुँ, हुँ। ये ब्रह्म कुमारीज़ में आके, हुँ, अब ब्रह्म कुमारीज़ कोई पुरानी ऑर्गेनाइज़ेशन तो नहीं है, बिल्कुल, 80 साल हो गए बिल्कुल। और मैं कई देशों में यात्रा कर चुका हूँ और मैंने वहाँ के फॉलोअर्स से मेरी मुलाकात हुई। जी, करीबन 130 में से तो 60 कंट्रीज़ में मैं ही गया बिल्कुल। और मैं वहाँ जभी भी जाता हूँ, जी। एक तो मैं अपने दूतावास में ज़रूर जाता हूँ हुँ, हुँ। और ब्रह्म कुमारीज़ के अगर वहाँ सेंटर होगा, तो मैं ज़रूर वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ के ज़रूर आता हूँ जी, और मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। जाते-जाते मैं कंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि वक़्त यहाँ पर थोड़ा कम बचा है। लेकिन मैं यही पूछना चाहूँगी कि एक अगर ब्रह्म कुमारीज़ में स्वपरिवर्तन की बात की जाती है कि स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। नैतिक मूल्यों से, जो नैतिक मूल्यों की जो शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, कितना ज़रूरी है ये समाज के लिए सीखना कि कोर वैल्यूज़ ज़रूरी हैं समाज के लिए? कितना ज़रूरी है, आप एक समाज को अगर इस मंच से कोई संदेश देना चाहें तो? आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया।
मेरा सबसे पहला संदेश ये रहेगा कि ब्रह्म कुमारी एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था है जो एक व्यक्ति में अंदर का जो स्पिरिट होता है उसको उजागर करने में और विश्व पटल पे जो शांति होनी चाहिए जी, उसके एक बहुत बड़े परिचालक हैं। जी, जी, और बिल्कुल। ना बल्कि भारत में पर ब्रह्म कुमारी की जो टीचिंग्स हैं, फॉलोइंग्स हैं, वो कम से कम 130 देशों में दी जाती हैं। ज्यादा है सर, 140 देशों में। 140 कंट्रीज। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत को एक विश्व गुरु माना जाता है, रहे भी हैं। बिल्कुल। और शांति ऐसी चीज है जो भारत पूरे दुनिया को दे सकता है और जिसमें ब्रह्म कुमारी का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल सर, एक और चीज आप हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहें कि ब्रह्म कुमारीज में आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ नई चीज या कुछ आपका कोई चीज जो आपने सीखी हो यहाँ पर आके, या कोई पॉजिटिव चेंज अगर आपके अंदर यहाँ से आप ले जाना चाहें तो? मेरा ऐसा मानना है कि मेरी जो बेटर हाफ है वो कम से कम 5 या 6 साल से इस ज्ञान में है। बिल्कुल। तो मैं उससे ही काफी सारी चीजें सीखता रहता हूँ। कई बार नहीं समझ में भी आता है, मगर जो सबसे अच्छी चीज जो मेरे में चेंज आई कि एक तो पेशेंस सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। वक्त से आगे ना चले, वक्त के साथ चले। जी, 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 ये बहुत जरूरी है। और ईर्ष्या, क्रोध, इनसे बचें। एक ग्रैटिट्यूड की कमी हो गई है सर आज के ज़माने में। जैसे युवाओं की अगर बातचीत की जाए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, कई युवाओं को अगर हम देखते हैं, कृतज्ञता का एक भाव कम होता जा रहा है कि जीवन के प्रति थैंकफुलनेस जो होती है, क्या कितना ज़रूरी है वो थैंकफुलनेस? क्योंकि ब्रह्म कुमारीज़ में ये चीज़ सिखाई जाती है कि ग्रैटिट्यूड हमेशा ऊपर वाले के लिए, परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहे। कहते हैं ना कि एक निदा फाजली साहब की एक लाइन मुझे याद आ रही है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना है। तो आप इस चीज़ के ऊपर क्या इत्तेफाक मुझे रखते ऐसा हैं? लगता है कि ब्रह्म कुमारीज़ को यूथ के बीच जाना चाहिए। और आपने जो चीज़ें जो हाईलाइट करी उसके ऊपर इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारे को अगर विश्व गुरु बनना है, हम अगले पड़ाव पे हैं, तो यूथ को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और यूथ को अगर जोड़ना है और देश को आगे बढ़ाना है तो ये सारी वैल्यूज़ जो आप देते हैं मेडिटेशन के थ्रू, राजयोगा के थ्रू, ये मुझे ऐसा लगता है कि युवा वर्ग तक अगर हम पहुँचे, उसके लिए अगर और नए लोगों को या नए यूथ आइकन्स को जोड़ा जाए तो हम अपने भारत देश को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। जो हम एक सपना देखते हैं विश्व गुरु बनने का, उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर विचार सर आपके, और बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे। साथ ही साथ आपने इतनी अच्छी बातें कही, आपने अपना अनुभव भी शेयर किया और साथ ही साथ हमें प्रेरित भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। यूं ही चमकते रहिए, यूं ही दमकते रहिए और यूं ही हमें प्रेरित करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार विदुषी जी। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और यंग एंटरप्रेन्योर अमय साठे जी। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में हम लेकर फिर से हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत को। तब तक के लिए मुझे यानी कि विदुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।